पॉलीग्राफ टेस्ट से श्रद्धा हत्याकांड का सच सामने आएगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसको लेकर पिछले 12 दिन से दिल्ली पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बेहद ही शातिराना तरीके से जिस तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, मुख्य आरोपी आफ्ताब के इर्द गिर्द ही पूरी जांच घूमती हुई नजर आ रही है। और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि पिछले 1.5 घंटे से लगातार आफ्ताब से पूछताछ जारी है। पिछले 2 घंटे से ज्यादा वक्त से आफ्ताब एफएसएल ऑफिस में मौजूद है, लेकिन 12:30 बजे के आसपास पूछताछ शुरू हुई है। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 20 से 25 ऐसे सवाल है जो कि सीधे तौर पर आज आफ्ताब से पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब आज आफ्ताब को हाँ या ना में देना है। क्योंकि आज इसी टेस्ट के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आफ्ताब जितने भी राज अभी तक उगलता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई वो सच है या फिर लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरा का पूरा हत्याकांड जो कि 6 महीने पहले अंजाम दिया गया, 18 मई को किस तरीके से उसने पहले हत्या की और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर कर अलग अलग जगहों पर फेंका। हालांकि उसने पिछली सुनवाई में जब उसकी रिमांड बढ़ाने के लिए उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया था, तो उसने इस बात को कबूल कर लिया था कि हाँ, उसने आवेश में आकर, गुस्से में आकर श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में दोषी करार करने के लिए ठोस सबूतों की बेहद जरूरत है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है, कोई बड़ा लीड अभी तक हाथ नहीं लग पाया है। और ऐसे में पूरा का पूरा जोर यही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो, फिर उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाए। हालांकि संभावना यह जताई जा रही है कि आज 3 से 4 घंटे तक जब तमाम सवाल जवाब हो जाएंगे तो उसका एक बार फिर से मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और हो सकता है कि आज ही नार्को टेस्ट करवा दिया जाए। ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि 14 दिन की रिमांड जो है उसकी शनिवार को खत्म हो रही है। और ऐसे में 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस को फाइल करनी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि जितने भी एविडेंस अब तक जुटाए गए हैं वो साइंटिफिकली उसे प्रूव किया जाए। क्योंकि अभी तक मुख्य तौर पर केवल स्टेटमेंट है आफ्ताब की तरफ से, जो बयान सामने आए हैं, केवल बयान के आधार पर ही दिल्ली पुलिस अपने कदम को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन रोज जिस तरीके से चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है, ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड की जांच को डिरेल करने की कोशिश यहां पर आफ्ताब की तरफ से है। हालांकि साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस वक्त पिछले 1.5 घंटे से पॉलीग्राफ टेस्ट, हालांकि पहले मंगलवार को पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था जिसमें 18 से 20 सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ती है, मेडिकली वो फिट नहीं होता है। और ऐसे में आज अब एक बार फिर से लास्ट सेशन है, ये दूसरा दौर है पॉलीग्राफ टेस्ट का जो कि शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी प्रशांत भी मौजूद है, प्रशांत का हम रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आपके पास क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ डिटेल्स है, क्योंकि 1.5 घंटे से तो सवालों का सामना करता हुआ आफ्ताब यहाँ पर। बिल्कुल रितिका, और जिस तरह से एफएसएल में एक एक सबूत जुटाने के लिए अब उसकी गहन छानबीन के लिए वहां एफएसएल में टेस्ट हो रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, लेकिन वहीं इस महरौली और छतरपुर के घने जंगलों के भी चप्पे चप्पे पर पुलिस पहुंचकर एक एक सबूत जुटाना चाहती है। क्योंकि इस टुकड़ा टुकड़ा हो चुके इश्क की इस कातिलाना कहानी में अब कतरा कतरा सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। और सबूत क्या इसी घने जंगलों के बीच कहीं छुपे पड़े हैं, इसीलिए तलाशी अभियान लगातार जारी है। यहीं लगा हुआ एक तालाब भी है जिसे खंगाला जा रहा है, क्योंकि अब तक जो बात आफ्ताब बता रहा है पुलिस को कि उसने कई टुकड़े करके इन्हीं जंगलों में कहीं कहीं फेंक दिए थे, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सच बोल रहा है? और इसी का पता लगाने के लिए अब पुलिस उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है, नार्को टेस्ट भी होगा। ये पता करने की कोशिश होगी कि जो इतना बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट से इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे सकता है, क्या वो पूरी तरह से सच बोल रहा है? और इन जंगलों के भी कई इलाकों में, कोने कोने में कई राज दफन है। यहां भी पुलिस की कई टीम लगातार कई चप्पे चप्पे पर पहुंच रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। और इसी जंगल से श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े बरामद किए जाने का दावा भी पुलिस की ओर से किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि जो अवशेष उन्होंने बरामद किए क्या वाकई वो श्रद्धा के शरीर के ही टुकड़े हैं। इसके लिए उसकी जांच पड़ताल होगी, डीएनए टेस्ट होगा, लेकिन तमाम तरीके से जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। यह समझने की भी कोशिश हो रही है कि क्या आफ्ताब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को कहीं डिरेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, पुलिस टीम को कहीं भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। क्योंकि जिसने योजनाबद्ध तरीके से इस साजिश को अंजाम दिया, टुकड़े टुकड़े इश्क को यहां अंजाम तक पहुंचाया, इसकी कहानी भले ही शुरू हुई थी मुंबई के एक उपनगरीय इलाके से, लेकिन राजधानी दिल्ली के इन घने बियाबान जंगलों में यहां अंजाम तक पहुंच गई। जी
ठीक है प्रशांत, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए जो शिकायत पत्र सामने आया है उसमें एक बात तो साफ हो चुकी है कि 2 साल पहले यानी कि 23 नवंबर को श्रद्धा ने कंप्लेंट फाइल की थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि उसे आशंका है कि उसका मर्डर किया जा सकता है और फिर उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर सकता है आफ्ताब। ये आशंका उसकी तरफ से जताई गई थी। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आफ्ताब के क्रिमिनल माइंड को जानना कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था, किस तरीके से वो साजिश बुन रहा था जिसे अंजाम दिया गया 18 मई को। देखिए जरा। बिल्कुल, तो यहां आफ्ताब के क्रिमिनल माइंड के अंदर क्या कुछ चल रहा था वो इस केस में पुलिस के लिए समझना बेहद जरूरी है। आफ्ताब के दिमाग में प्लानिंग और उसके बिहेवियर को लेकर वो 10 सवालों की मिस्ट्री भी सुलझानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि आफ्ताब इस पूरी वारदात के बाद 2 अलग अलग किरदार जी रहा था। दुनिया के सामने वो कुछ और था और अकेले में उसकी शख्सियत कुछ और ही थी। कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा की हत्या के बाद दुनिया के सामने शराफत का मुखौटा ओढ़े हुए था। पूरे 6 महीने तक उसने इस मर्डर की भनक किसी को लगने नहीं दी और इसके लिए उसने श्रद्धा को जिंदा रखने की कहानी गढ़ी और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहा। महाराष्ट्र में पुलिस ने श्रद्धा की गुमशुदगी के मामले में आफ्ताब से पूछताछ की थी, लेकिन आफ्ताब ने पुलिस को खुद पर शक नहीं होने दिया। श्रद्धा की कमी को दूर करने के लिए वो डेटिंग ऐप पर दोबारा एक नए साथी की तलाश भी करने लगा। ये कोई आम मानसिकता का इंसान नहीं कर सकता, वो भी तब जब किसी की लाश के टुकड़े घर में पड़े हों। यही नहीं, बीच बीच में आफ्ताब श्रद्धा के सिर के हिस्से को फ्रिज का दरवाजा खोलकर निहारता भी रहता था। ये क्रिमिनल साइकोलॉजी के मामले में अपने आप में एक अनोखा केस है। सबसे विभत्स तो यह है कि जिस फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े रखे हुए थे, उसी फ्रिज से आफ्ताब खाना निकालकर खाता था। इस बीच उसने कई रफ नोट बनाए जिसमें उसने अपने गुनाह को छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग का नोट डाउन किया। यही नहीं, सबूतों को ठिकाने लगाने के लिए ऐसे ही कुछ नोट्स में उसने अलग अलग लोकेशन को भी लोकेट किया जहां से सबूतों को ठिकाना लगाया जा सके। मतलब कत्ल के बाद ना कोई घबराहट और ना ही कोई पछतावा, बल्कि इत्मीनान से बच निकलने का उपाय। और अब जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है तो वो अपने कबूलनामे की कहानी भी बार बार बदल रहा है। और ये बेहद अहम है क्योंकि ये एक सामान्य हत्याकांड नहीं है, बल्कि इसमें वो अपनी ही प्रेमिका की लिव इन पार्टनर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है और ये कहानी डिस्क्लोज होती है 6 महीने बाद। ऐसे में क्या अब तक हासिल हो पाया इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को? हमारे सहयोगी आनंद तिवारी नजदीक से इस पूरे केस को स्टडी कर रहे हैं। आनंद, अब जबकि एफएसएल टेस्ट हो रहा है, अब तक कौन सी ऐसी ठोस चीज है जो आफ्ताब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, पुलिस को मिल चुकी है? जी देखिए प्रशांत, दिल्ली पुलिस ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफ्ताब ने इस कत्ल की जो साजिश है उसे हिमाचल प्रदेश में बुना, उस साजिश को वहां पर रचा और उसके बाद दिल्ली में इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा ये भी किया है कि 1 से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया गया और जो बद्री नाम का शख्स था उससे अनजाने में लेके इस वारदात में उसने अपना हिस्सेदार बनाया। जो घर उसने लिया था वो जानबूझ के जंगल के पास लिया था। दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आफ्ताब ने मेहरौली के जो जंगल थे जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंके थे, श्रद्धा के कत्ल से पहले उसने बाकायदा उन जंगलों की पूरी रेकी की थी। जो गूगल मैप था उससे उसके जंगल का हर कोना कोना जो है वो आफ्ताब वाकिफ था और इसलिए उसने बहुत डीप में जाके, बहुत अंदर जाके घने जंगलों में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को डंप किया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आफ्ताब का जो व्यवहार है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी के घर आया हुआ है और वो मेहमान हो। वो इतने सहजता से पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा है, इसलिए पुलिस को लगातार आफ्ताब पे शक हो रहा है। यही वजह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है उसका आज दूसरा दिन है, काफी महत्वपूर्ण है। आज पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो सकता है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जाने के बाद उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया है, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कि मुंबई पुलिस ने श्रद्धा के पिता की जो शिकायत बिल्कुल, और ऐसे में इस हत्याकांड के तार जो है एक राज्य से दूसरे राज्य से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में ही आफ्ताब श्रद्धा के साथ घूमने गया था और ऐसे में अब ये जानकारी मिल रही है कि बड़ा लीड हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है। ठीक है, लौटेंगे आनंद आपके पास, लेकिन इसके साथ ही एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आफ्ताब का जो दिमाग है वो आम इंसान से अलग काम करता था। क्योंकि 2 साल पहले श्रद्धा की तरफ से यह आशंका जताई गई थी कि उसका मर्डर किया जा सकता है, उसके शव के बर्बर तरीके से टुकड़े किए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है क्या कि पिछले 2 साल से वो प्लानिंग रच रहा था, और अगर प्लानिंग हो रही थी तो आखिर श्रद्धा को वो मारना क्यों चाहता था? और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए क्या एक बड़ी फेहरिस्त थी उसके पीछे? क्या एक पूरी की पूरी लॉबी थी जो कि लगातार मदद पहुंचाती हुई नजर आ रही थी?
क्रिमिनल माइंड में कत्ल की कहानी। आफ्ताब के ब्रेन की फुल मैपिंग, चिट्ठी, चैट, लाश के टुकड़े और साजिश का रफ नोट। कत्ल की इस कहानी के किरदार से लेकर कहानीकार और डायरेक्टर खुद आफ्ताब था। हर उस क्लाइमेक्स की एंडिंग खुद ही लिखी थी, जिसकी कड़ियों को अब पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने होने के बावजूद पुलिस आफ्ताब के दिमाग में बने उस क्राइम स्टोरी की कहानी को सुलझा नहीं पाई है। और यही वजह है कि आफ्ताब से पूछताछ में पुलिस एक नहीं कई बार क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोरज्ञ विशेषज्ञों से सलाह ले चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आफ्ताब ने जिस तरीके से श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से उसने प्लानिंग की, वो कोई आम क्रिमिनल नहीं करता। ऐसे क्रिमिनल की एक अलग क्रिमिनल साइकोलॉजी होती है। एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले अपराधी आमतौर पर अकेले रहना पसंद करते हैं। रिलेशनशिप में ऐसी मानसिकता वाले लोग अपने साथी को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो अपने कंफर्ट जोन के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाते। क्रिमिनल माइंड या फिर क्रिमिनल साइकोलॉजी समझने वाले मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कई बार ऐसे लोग इसलिए भी वारदात को अंजाम देते हैं ताकि दुनिया या मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और यही बात उन्हें अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। जाने अनजाने में खासकर अपनी तरफ से इच्छा शक्ति से कुछ तथ्यों को दबा रहा है और एक ही तथ्य के बारे में 4 पहलू बता रहा है, तो उस रासायनिक पदार्थ के असर में सच सामने आ जाएगा। हालांकि अपराध की मानसिक स्थिति केस टू केस वेरी भी करती है, यानी हर किलर के साथ एक जैसी परिस्थिति हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसी क्रिमिनल साइकोलॉजी वाले लोग देखने, सुनने और हाव भाव से एकदम नॉर्मल ही दिखते हैं, यानी उसे देखकर, समझकर ये यकीन से नहीं कह सकते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिमिनल साइकोलॉजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोग दूसरों की जान लेने में रोमांच और खुशी महसूस करते हैं। उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता और अपराध बोध नहीं होता। ऐसे लोग आमतौर पर अहंकारी होते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की परवाह नहीं करते। श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफ्ताब बार बार यही दलील दे रहा है कि उसने श्रद्धा का मर्डर गुस्से और आवेश में किया। जो होते हैं सीरियस क्राइम्स, वो मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा की स्थिति से संबंधित है। तो इसको कहते हैं क्रिमिनोलॉजी या फोरेंसिक मेडिसिन और मनोविज्ञान मनोचिकित्सा का जो ओवरलैप है। जितनी जानकारी हम सबको अवेलेबल है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो क्लासिकल साइकोपैथिक पर्सनालिटी प्रोफाइल है, जिसको आप कहते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो व्यक्ति का एक सबसे बड़ा जीवन में मंत्र होता है अपने मन की करना और दूसरों को परेशान करना, मैनिपुलेट करना, और अगर मुश्किल में आ जाए तो किसी भी प्रकार से खुद को बचाना। एक्सपर्ट की माने तो सीरियल किलर अपने हर एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। ऐसा करने में वो गर्व महसूस करते हैं। कई बार तो वो शवों के साथ बीभत्स तरीका भी अपनाते हैं। लोगों को अलग समझे, जो मन बुद्धित्व है, दिव्यांगजन है ना, मेंटल रिटार्डेशन, वो अलग समझें, और ये जो साइकोपैथिक पर्सनालिटी, इसको अलग समझें। इसका इलाज अभी भी मुश्किल है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का बिहेवियर आमतौर पर एंटी सोशल होता है। ऐसे लोग खुद को मासूम दिखाने के लिए घटनाओं को मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में भी आफ्ताब पहले दिन से ही कत्ल की कहानी को मैनिपुलेट करने में लगा है, और शायद इसलिए वो अपने बयान बार बार बदल रहा है। और इस तरह से आफ्ताब के क्रिमिनल माइंड को भी समझने की कोशिश हो रही है एक्सपर्ट्स की ओर से। एफएसएल में लगातार उससे पूछताछ हो रही है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। दीपक, एफएसएल में लगातार पूछताछ, क्या अब तक की अपडेट और इसके बाद नार्को टेस्ट भी?
बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रशांत 2 घंटे हो चुके हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त चल रहा है और अगले 2 घंटे में पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हो सकता है, ऐसी उम्मीद यहां पर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद उसकी फिर मेडिकल को लेकर एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या नार्को टेस्ट के लिए भी वो अवेलेबल हो सकता है, क्या उसकी मनोस्थिति है ऐसी, तो उसके बाद नार्को टेस्ट भी दिल्ली पुलिस जो है आज ही या आज रात या कल सुबह तक करने की पूरी प्लानिंग कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि फिलहाल पॉलीग्राफ टेस्ट कितनी देर में खत्म होता है। जी और इसीलिए